हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाल ही में रिलीज हुई तेलुगु मूवी। इस मूवी का नाम है कल की 2898 एडी। आपने इस मूवी के बारे में सुना तो होगा। ये एक बेहतरीन मूवी है और आपको इसकी कहानी बहुत पसंद आएगी। तो बहुत ज्यादा बकवास न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध के अंतिम चरण से। हर तरफ सैनिकों की लाश बिछी पड़ी थी। इसी बीच हमें गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा को दिखाया जाता है। कौरवों की तरफ से हर कोई मारा गया था, बस एक अश्वत्थामा ही बचा था। अब अश्वत्थामा इतना गुस्से में था कि वो अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की बीवी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की तरफ एक ब्रह्मास्त्र चला देता है। भगवान विष्णु अश्वत्थामा के इस अपराध से बहुत ही गुस्से में थे, इसलिए कृष्ण भगवान अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकाल के उसे श्राप देते हैं कि जब तक पृथ्वी रहेगी वो मरेगा नहीं, उसका शरीर सड़ता रहेगा पर वो जीवित रहेगा। उसको मरने का इंतजार करना होगा कलयुग के अंत तक, जब पाप अपनी चरम सीमा में रहेगा और मानवता अपनी सीमा खो देगी। तब विष्णु भगवान अपने 10वें अवतार में आएंगे और तब अश्वत्थामा को उस देवी को बचाना पड़ेगा जिसके अंदर विष्णु भगवान का 10वां अवतार पलेगा। उस अवतार का नाम कल की होगा और तभी अश्वत्थामा का श्राप खत्म होगा और जो मणि कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा से ले ली है वो खुद ब खुद उसके पास पहुंच जाएगी और उसे इशारा करेगी कि समय आ गया है। अब ये सुनकर अश्वत्थामा एक मंदिर में ध्यान के लिए चला जाता है और वो उस वक्त का इंतजार करता है। अब इसके बाद कहानी आती है ईयर 2989 एडी में, यानी कि महाभारत को आज 6000 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब इस युग में हमें ऐसी धरती को देख पाते हैं जहां हर कुछ तबाह हो गया है, हर तरफ सूखा पड़ गया है, कुछ भी नहीं बचा सिवाय दुनिया के पहले शहर काशी को छोड़कर। अब धरती पर राज है सुप्रीमो यस्किन का। सुप्रीमो ने खुद के लिए एक दुनिया बनाई है जिसे कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स के कमांडर का नाम है मानस, जो कि सुप्रीमो का प्यादा था। ये ऐसा वक्त है जहाँ पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है। कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे अमीर रहते हैं जो कॉम्प्लेक्स के शानो शौकत के मजे लेते हैं और बाकी जो गरीब हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स में काम पर लगाया जाता है। कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए यूनिट लगती है। जो इसके पास 10 लाख यूनिट रहेगी वो कॉम्प्लेक्स में जा सकता है। इस युग में पैसों को यूनिट कहा जाता है। इस युग में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब इस दुनिया में औरतों का सबसे बुरा हाल है। सुप्रीमो एक डीमन है, वो खुद को भगवान मानता है, यानी कली। 200 साल से ज्यादा उसकी उम्र है और वो कुंवारी लड़कियों को अपने लैब में लाकर अपने सीड से उनको प्रेग्नेंट करता है। असल में उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि उसके सीड को 120 दिन से ज्यादा अपने गर्भ में रख सके। फिर वो उनके गर्भ को एक्सट्रैक्ट करके एक सीरम बनाता है। वो इस सीरम से खुद को शक्तिशाली बनाना चाहता है, लेकिन कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो कि उसके सीड को 100 दिन से ज्यादा अपने गर्भ में रख सके। इस वजह से बहुत सारी लड़कियां हर रोज मरती हैं। इसलिए हंटर कुंवारी लड़कियों को सुप्रीमो के पास लेकर जाते थे, जिसके लिए उनको अच्छे खासे यूनिट मिलते थे। ये सभी यूनिट के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, क्योंकि 10 लाख यूनिट जुगाड़ करके इन्हें कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना था। नीचे सब लोगों का बस एक ही सपना था कि वो एक बार कॉम्प्लेक्स जा सके। तभी हमें दिखाया जाता है कि लैब में एक 90 दिन की प्रेग्नेंट औरत को लाकर उसे चैम्बर में लिटाया जाता है, जहां पर रोबोट उसके गर्भ से सीरम निकालते हैं, जिसके बाद उस लड़की को जलती भट्टी में डाल दिया जाता है। अब उस सीरम को सुप्रीमो यास्किन के पास कमांडर मानस, एक साइंटिस्ट और एक वेद आचार्य लेकर जाते हैं। अब जब सुप्रीमो उस सीरम को लेता है तो वो अचानक से पानी में गिर पड़ता है। असल में वो सीरम नहीं, वो जहर था, पर सुप्रीमो बच जाता है। उसको उस जहर से कुछ नहीं होता। असल में ये काम साइंटिस्ट ने किया था, क्योंकि वो भी समझ गया था कि ये सब गलत है। अब सुप्रीमो उस साइंटिस्ट को मार देता है। अब आप लोग तो ये जानते ही हैं कि जहां पाप है वह पुण्य भी होता है। वैसे ही इस दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं जो सुप्रीमो को नहीं, भगवान को मानते थे। वो सुप्रीमो के जुल्म से लड़ते थे। इन्हें इस मूवी में रेबल्स कहकर बुलाया जाता है। ये लोग संबाला नाम के गांव में रहते हैं। ये लोग सुप्रीमो से अपने गांव को एक टेक्नोलॉजी से छुपाए हुए थे। अगर कमांडर मानस को इस जगह का पता चल गया तो इसे भी वो तबाह कर देगा। ये रेबल्स छुप के सभी की हेल्प करते हैं। इन रेबल्स की एक फीमेल लीडर होती है जिसका नाम मरियम है। अब मूवी में हम आगे आते हैं। मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों को काशी लेकर आया जाता है, जिन्हें हंटर कॉम्प्लेक्स में बेचने के लिए लाया था। इन लोगों में एक बच्ची भी थी। वो खुद को लड़का कहती है, क्योंकि वो जानती थी अगर वो पकड़ी गई तो उसका क्या होगा। सभी लड़कियों को हंटर अलग अलग करता है, पर उस बच्ची का राज वो हंटर जान जाता है, तो वहां से वो बच्ची भागती है और एक बूढ़ा आदमी उसे अपने पास छुपा लेता है।
ये बूढ़ा आदमी भी रेबल्स था जो संभल से आया था। वो उस बच्ची को अपने लोगों के पास ले जाता है। अब वो बूढ़ा रेबल वहाँ एक प्रेग्नेंट औरत को देखता है तो वो उसके पास अश्वत्थामा को वही मणि लेकर आता है, क्योंकि संभल में ऐसा मानते थे कि अगर कल की भगवान आएंगे तो ये मणि चमकेगी। पर वो मणि नहीं चमकती, यानी कि उस लड़की के गर्भ में भगवान नहीं थे। अब हंटर उन पर हमला कर देता है और वो मणि वहां पर गिर जाती है, लेकिन वो छोटी बच्ची उस मणि को उठाकर वहां से भागने लगती है, लेकिन उसके पीछे एक रोबोट पड़ जाता है। अब कमांडर के सामने उन रेबल्स को पेश किया जाता है, जहां पर कमांडर प्रोजेक्शन के द्वारा मरियम को कहते हैं, अगर तुम संभाला का पता बता दो तो मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा। लेकिन मरियम कुछ नहीं बोलती, तो कमांडर रेबल्स और उस प्रेग्नेंट औरत को वहीं पर मार देते हैं। फिर कमांडर ऐलान करता है, जो भी बचे हुए रेबल्स को मेरे पास लाएगा उसे 5,000 यूनिट फ्री में दिए जाएंगे। इसलिए हंटर उसका पीछा करने लगता है। फिर वो रेबल्स भागते हुए हमारी कहानी के लीड एक्टर भैरव से टकराता है। भैरव के पास एक एआई कार थी जिसका नाम बुज्जी था। बुज्जी उस लड़के को स्कैन करके कहती है कि इसके ऊपर 5,000 यूनिट का इनाम रखा गया है। अब भैरव उन हंटर से लड़ाई करके उस लड़की को पकड़ लेता है, क्योंकि उस लड़की के उसे 5,000 यूनिट मिलते। जैसा सबका सपना था कॉम्प्लेक्स जाके एंजॉय करने का, वैसे ही भैरव भी यूनिट जुगाड़ कर रहा था कॉम्प्लेक्स के लिए। अब भैरव उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। अब भैरव अपनी बचपन की कहानी उस लड़की को सुनाता है कि कैसे कैप्टन ने उसे बचाया था और उसकी परवरिश करी। और जब वो बड़ा हुआ तो कैप्टन उसे जुए में बेचने चला था, पर भैरव ने ही कैप्टन का सौदा कर लिया कॉम्प्लेक्स वालों से, क्योंकि कैप्टन भी एक रेबल था। अब आचार्य को खुदाई के समय अर्जुन का अस्त्र गांडीव मिलता है, जो कि बहुत शक्तिशाली अस्त्र था। अब हमें भैरव को दिखाया जाता है। भैरव को एक लड़की बहुत पसंद करती थी, उसका नाम रोक्शी था। रोक्शी को कॉम्प्लेक्स में 70 दिनों तक काम करने की इजाजत मिली थी। भैरव उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे वो कॉम्प्लेक्स ले चले। रॉक्सी भैरव के लिए 1 घंटे का पास बनाती है। फिर वो दोनों कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। कॉम्प्लेक्स में भैरव जंगल, समुद्र, पेड़ पौधे और आलीशान घर को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जो आज हमारी लाइफ में है वो भैरव उस युग में देखकर खुश हो जाता है। ये लोग वहां पर काफी एंजॉय करते हैं, पर भैरव की हरकत से गार्ड उन दोनों को बाहर निकाल देता है। अब हमें उस बच्ची को दिखाया जाता है जिसका पीछा एक रोबोट कर रहा था। फिर वो बच्ची एक पुराने शिव मंदिर में आ जाती है, जो कि अंडरग्राउंड टेम्पल था, जहां पर हम फाइनली अश्वत्थामा को देखते हैं। अश्वत्थामा उस रोबोट से बच्चे को बचा लेता है। बच्ची अश्वत्थामा को वो मणि दिखाती है जो अब चमक रहा था। मतलब अब विष्णु भगवान का 10वां अवतार कल्कि अब किसी औरत की पेट में पल रहा था। यह लैब में हम सुमति नाम की लड़की को देखते हैं जो प्रेग्नेंट थी, वो भी 150 दिन तक। यानी कि सुप्रीमो यास्किन जिस लड़की को खोज रहे हैं वो वही है। सुमति ये राज किसी को नहीं बताती कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो उस बच्चे को बचाना चाहती है। पर वहां की एक लड़की लिली को ये बात पता चल जाती है कि सुमति प्रेग्नेंट है, और वो ये बात कॉम्प्लेक्स के कमांडर को बता देती है। अब सुमति को उसी चैम्बर में डाला जाता है उसके बच्चे से सीरम निकालने के लिए। जैसे मशीनों को शुरू किया जाता है तभी पावर कट हो जाता है और मशीनें सिर्फ एक बूंद ही सीरम निकाल पाती हैं। फिर लिली सुमति को उन लोगों से बचा लेती है। असल में लिली रेबल्स ग्रुप की एक सीक्रेट स्पाई थी। अब लिली सुमति को टनल से जाने को कहती है, जहां उसके आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। अब सुमति टनल से बाहर जाती है, पर चारों तरफ आग थी। पर सुमति जब उस आग से गुजरती है तो उसे कुछ नहीं होता, बल्कि गार्ड उस आग में जल जाते हैं। ये एक चमत्कार से कम नहीं था। अब आचार्य मानस को गांडीव को दिखाते हैं जो चमक रहा था, जिसे कोई मनुष्य या मशीन छू नहीं पा रही थी। अब लिली के साथ ही सुमति को यहाँ से लेकर जाते हैं। सुमति को ये लोग संभाला लेकर जा रहे थे। लिली के रेबल साथियों का नाम था वीरन, कायरा और अज्जू। ये लोग सुमति को सही सलामत संभाला लेकर जा रहे होते हैं। अब कमांडर सुमति के ऊपर 50 लाख यूनिट का इनाम रख देता है। ये न्यूज़ जब भैरव सुनता है तो वो सुमति को खोज में निकल पड़ता है। अब कॉम्प्लेक्स के लोग सुमति और उन रेबल्स के ऊपर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई में कायरा मारी जाती है और अज्जू घायल हो जाता है, और वीरन को ये लोग पकड़ लेते हैं। तभी वहां अश्वत्थामा आके सभी कॉम्प्लेक्स वालों को मारना चालू कर देता है। उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। फिर भैरव उससे लड़ने लगता है, पर वो भी उसकी शक्तियों के आगे टिक नहीं पाता। वो भैरव को बुरी तरह से मारता है। अब अश्वत्थामा सुमति को मां कहकर बुलाता है, और अश्वत्थामा का जीवन का एक ही लक्ष्य है, सुमति और उसके बच्चे की रक्षा करना। अब ये लोग संभाला पहुंच जाते हैं। मरियम सुमति का स्वागत करती है मां कहकर, पर कुछ लोगों को अभी भी यकीन नहीं था कि ये वही मां है जो भगवान कल्कि को जन्म देने वाली है। फिर वहां पर अचानक से बारिश होने लगती है। अब इन सबको यकीन हो जाता है कि ये वही मां है जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि संभाला में बारिश कई वर्षों से नहीं हुई है। अब हमें भैरवा को दिखाया जाता है, जिसे कॉम्प्लेक्स के लोगों को मारने के लिए कॉम्प्लेक्स से बैन कर दिया जाता है। फिर भैरवा कमांडर से कहता है कि मैं ही हूं जो उस लड़की को वापस ला सकता है। तो कमांडर उसे एक मौका देता है
और कहता है अगर तुम उस लड़की को वापस लेकर आ गए तो कॉम्प्लेक्स में तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। अब भैरव अपनी सारी यूनिट को बेचकर अपनी एआई कार बुच्ची को मॉडिफाई करता है। भैरव के पास जो रेबल्स थे वो उसे अपनी बातों में फंसा लेता है संभाला जाने के लिए। अब रेबल संभाला जाने के लिए मान जाते हैं। वहां सुमति किसी को ना बताकर संभाला छोड़कर जा रही थी, तभी अश्वत्थामा आके उसे रोकता है और सुमति को समझाता है कि आपके गर्भ में भगवान कल्कि बस रहे हैं। मैं आपको कहीं अकेले जाने की आदेश नहीं दूंगा। मैं हमेशा आपकी और आपके बच्चे की रक्षा करूंगा। मगर सुमति उससे कहती है अगर मैं यहाँ रही तो मेरे लिए इन सब की जान चली जाएगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से कोई मरे। अब अश्वत्थामा अपने बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि माँ, इस युग में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। मुझे हरा सके ऐसा कोई इस युग में पैदा नहीं हुआ। फिर सुमति यहाँ रुकने के लिए मान जाती है। वो बच्ची अश्वत्थामा से पूछती है कि ये लाठी आपकी है तो आप इस पुरानी लाठी को लेकर क्यों घूम रहे हैं। तो अश्वत्थामा उस बच्ची को बताता है कि ये लाठी मेरे प्रिय मित्र और महाभारत के सबसे वीर योद्धा कर्ण की है। जब ये लाठी कर्ण के हाथों में होती है तो उसे कोई नहीं हरा सकता था। अब हमें भैरव को दिखाया जाता है जो संभल में एंटर कर चुका था। अब अश्वत्थामा और भैरव के बीच लड़ाई होती है, पर भैरव बुच्ची को मॉडिफाई करके भी अश्वत्थामा को हरा नहीं पा रहा था। अब यहाँ कमांडर अपने सोल्जर और सुप्रीम यास्किन के ताकतवर हथियार लेकर आ जाता है। उस हथियार के सामने संभल के लोग टिक नहीं पाते। अब मरियम सुमति को बचाने के लिए कमांडर मानस से भिड़ जाती है, मगर कमांडर के सामने टिक नहीं पाती और मारी जाती है। अब कमांडर से बचने के लिए सुमति ऊपर से कूद जाती है, लेकिन उसे अश्वत्थामा और भैरव बचा लेते हैं। अब अश्वत्थामा भैरव को एक जोरदार पंच मार के बेहोश कर देता है। वहीं कमांडर अश्वत्थामा को एक मशीन से कैद कर लेता है। अब भैरव जहां बेहोश था वहां पर अश्वत्थामा की लाठी पड़ी हुई थी। अब सुमति को कमांडर लेकर जा रहा होता है, तभी अश्वत्थामा की लाठी पर एक पत्ती आकर गिरती है और वो लाठी भैरव के हाथ के ऊपर जैसे ही टच करती है वो लाठी चमकने लगती है और भैरव उड़ जाता है। अब ये हमें पता चलता है कि भैरव और कोई नहीं, योद्धा कर्ण के पुनर्जन्म है। अब भैरव कुछ अलग रूप में ही था। अब वो कमांडर के प्लेन को ऐसे तबाह करता है जैसे मच्छर मार रहा हो। अब वो कमांडर के प्लेन की तरफ बढ़ता है और वो कमांडर को मारकर उसके प्लेन को अपने अस्त्र से नष्ट कर देता है और सुमति को बचा लेता है। अब भैरव सुमति को लेकर अश्वत्थामा की तरफ चल रहा था, तभी बुज्जी आके जोर से चिल्ला के उसका नाम लेती है, जिससे भैरव फिर से होश में आ जाता है। यानी कि भैरव के पास जब वो लाठी थी तब वो अलग ही रूप में था। अब जब वो लाठी उसके पास नहीं है तो वो फिर से भैरव बन गया था। अश्वत्थामा को जाल में बंधा हुआ देख भैरव बुज्जी पर चढ़कर सुमति को लेकर जाने लगता है, पर अश्वत्थामा उस जाल को तोड़ के उसको रोकने की कोशिश करता है, पर भैरव उसे चकमा देके वहां से सुमति को लेकर भाग जाता है। अब अश्वत्थामा को समझ आ गया था कि भैरव ही उसका प्रिय मित्र कर्ण है, मगर भैरव को कुछ याद नहीं है। अब मूवी को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें सुप्रीमो यास्किन को दिखाया जाता है। अब ये आचार्य सुप्रीमो को सुमति के सीरम का एक बूंद लाकर देता है, जिसको यास्किन इंजेक्ट करते ही वो पहले की तरह जवान हो जाता है। ऐसी पावर उसने कभी महसूस नहीं की थी। अब आचार्य कहता है कि एक बूंद से ऐसा हुआ है तो पूरा सीरम इंजेक्ट करने से आपको कितनी शक्ति मिलेगी। पर सुप्रीमो यास्किन आचार्य से कहता है कि कल्कि को लेने वो खुद जाएंगे और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपके मन में कई सारे सवाल होंगे जिसका जवाब इस पार्ट में तो नहीं मिला है, तो हमें अपने सवालों के जवाब के लिए कल्कि 2 का इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।